Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. Question number 18. Now the question. Mr. John was born in UK in the year June 1987. He came to India for the first time on 1st April 2015. क्या लिखा हुआ है मिस्टर जॉन? कहाँ का ये? यूके का है, एज ए सिटीजन ऑफ यूके. ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया में आ रहा है. कब आ रहा है? 1st April 2015, मतलब 15-16 से पहले इंडिया में कभी नहीं आया. Started business in India. He went back to UK on 10th August 2019. तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है 1920, उसमें 10 तारीख को वो इंडिया से बाहर जा रहा है यूके. He again came back to India on 14 November. वापस इंडिया आ गया 14 नवंबर 2019 में. And returned to his country UK on 28 January. Determine his residential status for the assessment year 2020-21 was asked in October 2015. फिर से क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में? जॉन हु इज अ सिटीजन ऑफ यूके केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 1st April 2015, मतलब उससे पहले कभी नहीं आया इंडिया में. देन स्टार्टेड बिजनेस इन इंडिया, वेंट बैक टू यूके ऑन 10th August 2019, अगेन केम बैक टू इंडिया ऑन 14 नवंबर एंड अगेन रिटर्न टू यूके ऑन 28 January. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्किंग नोट. तो अगर आप पहला वर्किंग नोट देखोगे तो हमारा पहला वर्किंग नोट अप्रैल 2019 से स्टार्ट होता है. तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में ही देखोगे तो 2015 में आया, बिजनेस इंडिया में स्टार्ट किया, तब से लेके 10th August 2019 तक वो इंडिया में ही है. मतलब अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त का 10 डेज इज इन इंडिया. तो उसके बाद चला गया और कब वापस आ रहा है? 14 नवंबर. तो विल सी द वर्किंग नोट फर्स्ट. अप्रैल से तो वो इंडिया में ही है. सो अप्रैल के 30 डेज, मई के 31, जून के 30 डेज, जुलाई के 31 डेज, अगस्त का 10 डेज ओनली, क्योंकि 10 तारीख को जा रहा है. क्वेश्चन में लिखा है he went back to UK on 10th of August 2019. The day of arrival, day of departure will be considered as stay in India. तो 10 अगस्त को अगर जा रहा है तो 10 अगस्त तक वो इंडिया में था. 10 अगस्त को चला गया, मतलब सितंबर में नहीं है, अक्टूबर में नहीं है. क्या लिखा है आगे? he again came back to India on 14th November. 14 नवंबर में आ रहा है, मतलब डे ऑफ अराइवल इज इन इंडिया. तो 14 नवंबर से इंडिया में है. तो नवंबर के जो 13 दिन है, 13 डेज इज नॉट इन इंडिया. तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? नवंबर में टोटल 30 डेज होता है, उसमें से 13 दिन वो इंडिया में नहीं है. 14 को आ रहा है, मतलब 14 से इंडिया में है, तो पहले वाले 13 दिन वो इंडिया में नहीं है. तो नवंबर के टोटल डेज होते हैं 30, उसमें से 13 दिन वो इंडिया में नहीं है, 13 डेज नहीं है, मतलब ही इज इन इंडिया फॉर 17 डेज ऑफ नवंबर. फिर दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना, सॉरी जनवरी के लिए क्या दिखा है यहाँ पर? रिटर्न टू हिज कंट्री टू यूके ऑन 28 जनवरी. यूके जा रहा है वापस 28 जनवरी, जाने वाला दिन. डे ऑफ डिपार्चर इज कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया. तो 28 तारीख तक वो इंडिया में है, तो जनवरी के 28 डेज. फिर यूके चला गया, तो फरवरी और मार्च में वो नहीं है. सो टोटल अगर हम लोग काउंट करेंगे यहाँ पर 30, 31, 30, 31, 10, देन 17, 31, 28, तो टोटल मिलाकर आता है 208 डेज, 208 डेज. ये हो गया 1920 के लिए. पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 1st April 2015 में ही आया था, उससे पहले कभी नहीं आया, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आया, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1st April 2015. तो 1st April 2015 से पहले, तो 15-16 से पहले वो कभी इंडिया में आया नहीं, तो नंबर ऑफ डेज इन स्टे इन इंडिया इज 0. ये सारे सालों में वो क्या होगा? नॉन रेसिडेंट. ये सारे सालों में क्या होगा? वो नॉन रेसिडेंट. जब वो पहली बार आया 1st April 2015 एंड स्टार्टेड बिजनेस इन इंडिया, तो तब से लेकर वो इंडिया में ही है. और इंडिया से वापस कब जा रहा है? 10th August 2019 में. मतलब ये 15-16 पूरा साल इंडिया में, 366 डेज. 16-17 पूरा साल इंडिया में, 17-18 पूरा साल इंडिया में, 18-19 पूरा साल इंडिया में है. तो यहाँ पर तो हमारा वो पहला वाला कंडीशन ही पूरा होता है. कौन सा वाला? 182 डेज का हर साल में. 15-16 में भी पूरा हो गया, 16-17 में पूरा हो गया. ये चारों साल में उसका स्टे कितना? स्टे 182 डेज से ज्यादा है. तो ये चारों साल में उसका स्टेटस क्या होगा? रेसिडेंट इन इंडिया. चारों साल में उसका स्टेटस क्या होगा? रेसिडेंट इन इंडिया. और ये चारों साल का अगर हम लोग टोटल करेंगे
days, तो 1461 days आता है. इसका अगर हम लोग टोटल करेंगे that comes to 1461 days. तो 4 साल में उसका स्टे 1461 डेज का है, और 7 साल में भी काउंट करेंगे तो भी स्टे उतना ही आएगा 1461 डेज, क्योंकि यहाँ पर पिछले 3 साल जीरो ही है. नाउ द फॉर्मेट. मिस्टर जॉन इज अ सिटीजन ऑफ यूएसए, sorry, Mr. John is a citizen of UK. Mr. John is a citizen of UK. He will become resident in India in the previous year 1920 if he satisfies any one of the following two basic condition. पहला कंडीशन है कि उसका स्टे कितना होना चाहिए 182 डेज या फिर उससे ज्यादा. कितना दिन है यहाँ पर 208 डेज, मतलब कंडीशन इज सेटिस्फाइड. तो यहाँ पर ही वो रेसिडेंट बन गया. अगर हम लोग सेकंड वाला कंडीशन चेक भी नहीं करेंगे तो भी यहाँ पर डिसाइड हो गया कि वो इंडिया में रेसिडेंट है. फिर भी अगर हम लोग सेकंड कंडीशन चेक करते हैं तो पिछले 4 साल में उसका स्टे 365 डेज होना चाहिए. हमारा वर्किंग नोट कहता है यहाँ पर ये 4 साल का स्टे कितना हो रहा है 1461 डेज. 4 साल का स्टे कितना हो रहा है 1461 डेज, मतलब कंडीशन इज सेटिस्फाइड. एंड प्रीवियस ईयर 1920 में उसका स्टे एटलीस्ट 60 डेज का होना चाहिए. उसका तो 208 डेज है, 208 डेज है प्रीवियस ईयर में. तो यहाँ पर पहला भी कंडीशन पूरा हो गया और सेकंड के दोनों कंडीशंस पूरे हुए, मतलब सेकंड कंडीशन भी पूरा हुआ. तो फर्स्ट कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर मिस्टर जॉन इज अ रेसिडेंट इन इंडिया. दोनों में से एक भी अगर होता तो भी वो रेसिडेंट होता. यहाँ पर तो दोनों के दोनं कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, एंड देयरफॉर मिस्टर जॉन इज अ रेसिडेंट इन इंडिया. तो अगर वो रेसिडेंट इन इंडिया है तो हमको आगे जाके चेक करना है वेदर ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट. So Mr. John will become ordinary resident in India for the previous year 1920 if he satisfies both the additional conditions as laid down by section 6 clause A. पहला condition है he should be resident in India for at least 2 out of 10 years immediately preceding the previous year. पिछले 10 साल में से वो 2 साल कम से कम इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए. तो हमने कंडीशन देखा कि वो 4 साल है. हमारे वर्किंग नोट में हमने देखा यहाँ पर वो 4 साल इंडिया में रेसिडेंट है. So 4 out of 10, 10 में से 4 साल वो इंडिया में रेसिडेंट है, दैट मींस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. और उसका स्टे इंडिया में 730 डेज या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग द 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. तो पिछले 7 साल में उसका स्टे इंडिया में 730 डेज होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा. उसका स्टे कितना है 1461 डेज, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ. तो फर्स्ट कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, एंड देयरफॉर मिस्टर जॉन is an ordinary resident in India. Therefore, Mr. John is an ordinary resident in India. And conclusion, Mr. John is a resident and ordinary resident in India for the previous year 1920. That is for the assessment year 2020-21. ये था हमारा first question. But the next question की तरफ. This question was asked in November 2016. TY become November 2016. Mr. Baker, a German citizen, came to India for the first time on 1st April 2015. Mr. Baker, a German citizen, came to India for the first time on 1st April 2015 and started a business in Kerala. He went out of India on 1st April 2019. देखो पहला ही दिन है हमारा 1920 का जो प्रीवियस ईयर, उसमें पहले ही दिन में चला गया. जाने वाला दिन, डे ऑफ डिपार्चर इज अ स्टे इन इंडिया. And came back to India on 1st January 2020. Came back to India on 1st January 2020. Determine his residential status for the assessment year 2020-21. Facts of the question. Question में क्या क्या facts है, क्या क्या information है. एक तो ये जर्मन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है नहीं, मतलब हमारे, और ना तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब एक्सेप्शन में नहीं आएगा. Came to India for the first time. Came to India for the first time on 1st April 2015, मतलब 15-16 से पहले कभी इंडिया में आया ही नहीं. Started business in Kerala, went out of India on 1st April 2009. हमारा जो प्रीवियस ईयर उसके पहले दिन ही चला गया. And came back to India on 1st January 2020. तो प्रीवियस ईयर 2019-20 का स्टे अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं, 2019-20 का अगर हम लोग स्टे काउंट कर रहे हैं तो अप्रैल के पहले दिन ही चला गया. So day of departure will be stay in India. 1 तारीख को ही चला गया.
तो 1 अप्रैल विल बी काउंटेड एज स्टे इन इंडिया। उसके बाद तो वो चला ही गया, मतलब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इंडिया में है नहीं। वापस कब आया ऐसा लिखा है, came back to India on 1st January 2020, came back to India on 1st January 2020। तो 1st January 2020 से वो इंडिया में है। तो जनवरी का पूरा महीना 31 डेज, फरवरी का पूरा महीना 29 डेज एंड मार्च का पूरा महीना 31 डेज। तो अगर हम लोग काउंट करेंगे ये 1 डे 31 29 31, सो टोटल मिलाकर डेज आता है 92 डेज। तो उसका प्रीवियस ईयर 2019-20 में उसका स्टे इंडिया में कितना है, 92 डेज है। सेकंड वाला वर्किंग नोट काउंट करते हैं। 1 अप्रैल 2015 में पहली बार आया, 1 अप्रैल 2015 में पहली बार आया, तो उससे पहले वो इंडिया में कभी नहीं आया। द स्टे इन इंडिया इज 0। तो अगर स्टे इन इंडिया 0 है, 0 डेज, तो स्टेटस क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट। 2015-16 से लेके 18-19 तक वो पूरा इंडिया में ही है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि he went out of India on 1 April 2019। he went out of India 15 में आया था, उसने बिजनेस स्टार्ट किया केरला में, और उसके बाद पहली बार वो कब गया, 1 अप्रैल 2019। मतलब 15 से लेके 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2019 वो इंडिया में ही है। तो यहाँ पर पूरे साल इंडिया में तो स्टे हो रहा है 366 डेज, रेसिडेंट बन जाएगा। तो पूरा साल 365 डेज रेसिडेंट बन जाएगा, 365 डेज 365 डेज। तो यहाँ पर तो हमारा पहला ही कंडीशन पूरा होता है 182 डेज का। तो अगर उसका स्टे इंडिया में 182 डेज से ज्यादा है किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो उस प्रीवियस ईयर के लिए उसका स्टेटस क्या होगा, रेसिडेंट। जैसे अगर हम लोग 15-16 की बात करते हैं, तो 15-16 प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 182 डेज से ज्यादा है, तो इस साल के लिए वो रेसिडेंट बन गया। ऐसे ये चारों साल के लिए, तो ये चारों साल में वो रेसिडेंट है, और ये 4 साल का स्टे काउंट करेंगे तो 1461 डेज आएगा, जो कि आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझ में आया। तो ये 1461 डेज, ये 4 साल का। वैसे ही 7 साल का स्टे भी, 7 इयर्स का स्टे भी क्या होगा, 1461 डेज। उसका प्रीवियस ईयर में स्टे कितना है, 92 डेज। कितना स्टे है, 92 डेज। देखते हैं आंसर। मिस्टर बेकर इज अ जर्मन सिटीजन, मिस्टर बेकर इज अ citizen of Germany, German citizen. He will become resident in India in the previous year 1920 if he satisfies any one of the following 2 basic condition। पहला कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर 1920 में उसका स्टे कितना होना चाहिए, 182 डेज होना चाहिए। कितना दिन है, 92 डेज ही है। तो कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो पहला कंडीशन तो पूरा नहीं हुआ पहला कंडीशन तो पूरा नहीं हुआ। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है कि उसका स्टे कितना होना चाहिए, 365 डेज या फिर उससे ज्यादा पिछले 4 साल में। कितना स्टे है, 1461 डेज। कितना स्टे है, 1461 डेज। तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड। 365 डेज होना चाहिए, 1461 डेज है, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एंड प्रीवियस ईयर में स्टे होना चाहिए 60 डेज और मोर। तो यहाँ पर उसका स्टे कितना है, 92 डेज है। इन दैट केस कंडीशन फर्स्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, बट कंडीशन सेकंड में से दोनों कंडीशंस पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब कंडीशन सेकंड इज फुल्ली सेटिस्फाइड, and therefore Mr. Baker is resident in India. First condition is not satisfied, but as far as second condition is concerned, both the conditions A and B, both the conditions are satisfied, and therefore second condition is fully satisfied. तो दोनों में से एक भी कंडीशन पूरा होता है, फर्स्ट कंडीशन या फिर सेकंड कंडीशन, in that case he will become resident in India, and therefore Mr. Baker is resident in India. अगर वो रेसिडेंट है तो आगे जाके हमको चेक करना whether he is an ordinary resident or not। तो ordinary resident चेक करने के लिए Mr. Baker will become ordinary resident in India for the previous year 1920 if he satisfies both the additional conditions। तो पहले कंडीशन में लिखा है he has been a resident in India for at least 2 out of 10 years। पिछले 10 साल में से कम 2 बार वो रेसिडेंट होना चाहिए। हमने वर्किंग नोट में देखा है he is resident in India for 4 years out of 10 years। हमने यहाँ पर देखा रेसिडेंट, वो 4 साल वो रेसिडेंट है इंडिया में। So he is resident in India for 4 years out of 10 years. So condition is satisfied. And second condition कौन सा, he has been in India for 730 days or more। He has been in India for 730 days or more during the 7 years immediately preceding the previous year। तो पिछले 7 साल में, प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 7 साल में उसका स्टे कितना होना चाहिए, 730 डेज होना चाहिए। उसका स्टे कितना है, 1461 डेज है। So condition is satisfied।
तो फर्स्ट कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, both the conditions, he satisfies both the conditions, and therefore he will become ordinary resident. Therefore Mr. Baker is an ordinary resident in India, and therefore final conclusion, Mr. Baker is a resident and ordinary resident in India for the previous year 2019-20, that is for the assessment year 2020-21. Now before we start with the next question, now we'll read the question. Mr. Joseph is a French citizen, मतलब Indian citizen नहीं है, and not being a person of Indian origin, Indian origin वाला भी नहीं है, and therefore there is no chance that he will fall under exception. एक्सेप्शन के लिए जो इंडिया में आता है विजिट के लिए, उसके लिए एक्सेप्शन क्या है, या तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए. यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में दैट मिस्टर जोसेफ इज अ फ्रेंच सिटीजन, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, एंड नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो इंडियन ओरिजिन वाला भी नहीं है, सो डेफिनेटली ही विल नॉट फॉल अंडर द एक्सेप्शन, मतलब उसके लिए जो है वो दोनों कंडीशंस लागू हुए. So Mr. Joseph is a French citizen since financial year 2004-2005. So 2004-2005 ये previous year से he visits India every year, हर साल इंडिया में आता है विजिट के लिए. In the month of June, जून के महीने में आ रहा है हर साल for 101 days. आपको इतना तो पता कि जून में 101 days नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वो हर साल जून में आता है और उसके बाद 101 days रहता है. So every year he visits India in the month of June and stays in India for 101 days every year. It is a common sense कि जून में 101 days नहीं होता है, तो जून महीना किसके लिए लिखा हुआ है, that is a period of visit. So every year since 2004-2005, every year in the month of June he comes to India for a visit for 101 days. That means what, he stays in India for 101 days every year. Determine his residential status for the assessment year 2020-21. तो हमारा यहाँ पर पहला वाला वर्किंग नोट तो चला गया, 2019-20 का स्टे तो हमको काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो लिखा ही है कि हर साल वो कितने दिन इंडिया में रहता है, 101. तो डेफिनेटली 1920 में भी तो 101 डेज ही रहा होगा इंडिया में. क्वेश्चन में लिखा है कि हर साल वो आता है इंडिया में जून के महीने में और हर साल वो 101 डेज के लिए रहता है. तो 1920 के लिए भी तो कुछ अलग से नहीं लिखा, मतलब 1920 2000 year, sorry, previous year 2019-20, in that year also he must have stayed in India for 101 days. हम लोग पिछले 10 साल का कैलकुलेशन करेंगे, तो एवरी ईयर 2009, 10, 10, 11, 11, 12 से लेके 18, 19 तक हर साल वो इंडिया में कितने दिन रहता है, 101 डेज रहता है. तो उसका ये स्टेटस कैसे बना, ये स्टेटस रेसिडेंस कैसे बना, ये ध्यान से देखते हैं. मैं रिवर्स जा रहा हूँ, 18-19 की बात करता हूँ. यहाँ पर आई एम गोइंग रिवर्स समझने के लिए आपको. 18-19 में देखो, ये प्रीवियस ईयर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं 18-19, तो यहाँ पर उसका स्टे 182 डेज नहीं है, लेकिन दूसरा कंडीशन लागू होता है कि पिछले 4 साल में 1, 2, 3, 4 पिछले 4 साल में उसका स्टे 365 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर तो 404 डेज हो रहा है, और प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 60 डेज होना चाहिए, जो कंप्लीट हो रहा है 101 डेज है. सी वन सेकंड द सेकंड कंडीशन, पहला कंडीशन तो पूरा नहीं हो रहा है, 182 डेज पूरा नहीं हो रहा है 18-19 के लिए, लेकिन सेकंड वाला जो कंडीशन होता है कि पिछले 4 साल में उसका स्टे इंडिया में 365 डेज होना चाहिए, यहाँ पर तो हो रहा है, वो 4 साल में 400 दिन हो रहा है, 404 डेज हो रहा है, तो वो 365 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और 60 डेज वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब सेकंड कंडीशन इज फुल्ली सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर ही विल बिकम रेसिडेंट. तो ऐसा अगर आप हर साल के लिए काउंट करोगे, तो वही होगा. मैं आपको 2-3 साल कैलकुलेट करके बता रहा हूँ. 17-18 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी उसका स्टे जो है 60 डेज से ज्यादा है, और पिछले 4 साल का स्टे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, तो वो 404 होता है, मतलब 365 डेज से ज्यादा है, सो ही विल बिकम रेसिडेंट. अब यहाँ पर 9-10 में आता है, इस साल में आता है, यहाँ पर उसका स्टे कितना है, 60 डेज से ज्यादा है, और इसके पिछले वाले 4 साल काउंट करोगे तो पिछले वाले 4 साल कौन से होंगे, ये 9-10 है, तो इससे पिछले वाला कौन सा होगा, 8-9, उससे पहले वाला कौन सा होगा, 7-8, उससे पहले वाला कौन सा होगा, 6-7, उससे पहले वाला कौन सा होगा, 5-6. तो ये साल में भी तो इंडिया में वो 101 डेज है,
क्योंकि वो कौन से साल से आ रहा है, 4-5 से आ रहा है। ये कौन से साल से आ रहा है, 4-5 से आ रहा है। तो 2009-2010 के पिछले वाले 4 साल अगर काउंट करोगे तो पिछले वाले 4 साल कौन से होंगे, 9-10 से पिछला वाला कौन सा होगा, 8-9, उससे पहले वाला कौन सा होगा, 7-8, उससे पहले वाला कौन सा होगा, 6-7, उससे पहले वाला कौन सा होगा, 5-6। तो ये साल में भी तो 101 डेज है वो इंडिया में, मतलब वहां पर भी पिछले 4 साल का स्टे 404 डेज हो रहा है। तो 365 डेज का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, प्लस प्रीवियस ईयर में 60 डेज का होना चाहिए वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर वो क्या बन गया, रेसिडेंट। तो ये हिसाब से वो 10 के 10 साल में रेसिडेंट बन गया इंडिया में। ऑल द 10 years he becomes resident in India। और पिछले 4 साल का स्टे काउंट करोगे तो 404 आएगा, और पिछले 7 साल का स्टे काउंट करोगे तो 707 आएगा। पिछले 4 साल का स्टे काउंट करेंगे तो 404 आएगा, और पिछले 7 साल का स्टे काउंट करोगे तो 707 डेज आएगा। बढ़ते हैं आंसर में। मिस्टर जोसेफ इज अ फ्रेंच सिटीजन not being a person of Indian origin। Mr. Joseph is a French citizen not being a person of Indian origin। He will become resident in India in the previous year 1920 if he satisfies any one of the following conditions। two basic conditions। पहला कंडीशन है कि 2019-20 में उसका स्टे कितना होना चाहिए, 182 डेज होना चाहिए। उसका स्टे कितना है, 101 डेज, नॉट सेटिस्फाइड। तो पहला कंडीशन तो पूरा नहीं हुआ। He is in India for 365 days or more during the period from 1st April 2015 to 31st March 2019। मतलब पिछले 4 साल में उसका स्टे कितना होना चाहिए, 365 डेज और मोर। कितना हो रहा है, 404 डेज। कंडीशन इज सेटिस्फाइड। He is in India, सेकंड वाला बी कंडीशन क्या कहता है, he is in India during the previous year for 60 days or more। कितना दिन है वो, 101 days। So condition is satisfied, 101 days, condition is satisfied। तो फर्स्ट कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन सेकंड में से तो दोनों कंडीशंस पूरे हो रहे हैं। सेकंड में से दोनों कंडीशंस पूरे हो रहे हैं, मतलब सेकंड कंडीशन इज फुल्ली सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन इज फुल्ली सेटिस्फाइड एंड देयरफॉर मिस्टर जोसेफ इज रेसिडेंट इन इंडिया। देयरफॉर मिस्टर जोसेफ इज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। Now if Mr. Joseph is resident in India for the previous year 2019-20, हमको ये चेक करना होगा whether he is ordinary resident in India or not। So Mr. Joseph will become ordinary resident in India for the previous year 2019-20 if he satisfies both the additional conditions as laid down by section 6 subsection 6 clause A। So first condition is he has been a resident in India for at least 2 out of 10 years immediately preceding the previous year। तो प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 10 साल में कम से कम 2 बार वो रेसिडेंट होना जरूरी है। हमने वर्किंग नोट में देखा था कि 10 के 10 साल वो क्या है, इंडिया में रेसिडेंट है। सो फर्स्ट कंडीशन इज फुल्ली सेटिस्फाइड एंड ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर छोड़कर पिछले 7 साल में उसका स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए, 730 डेज होना चाहिए। हर साल उसका स्टे इंडिया में कितना है, 101 डेज है। तो अगर हम लोग 7 साल को काउंट करेंगे तो 101 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज 707, 707 डेज। तो यहाँ पर ये कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड बट सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। क्या लिखा था यहाँ पर, मिस्टर जोसेफ विल बिकम ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाइज बोथ द एडिशनल कंडीशंस। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी था, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एंड देयरफॉर मिस्टर जोसेफ इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। एंड फाइनली कंक्लूजन, मिस्टर जोसेफ इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। देयरफॉर मिस्टर जोसेफ इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया for the previous year 2019-20, that is for the assessment year 2020-21। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।